अस्सलाम नाजरीन। नाजरीन, आप देख रहे हैं बिजनेस आवर और मैं हूं असद काजी। नाजरीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त HR कादरी हैं। ये मुआशी तजिया नगार हैं और इनका ज़्यादातर वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुजरता है और रोज़ाना ही इन्होंने बहुत से बिजनेसमैन ताजरों से मुलाकात करनी होती है, उनके इंटरव्यूज़ भी करने होते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त लाहौर चैम्बर के अंदर जो ताजर बरदरी है वो क्या सोच रही है। PDM गवर्नमेंट के बाद निगरान हुकूमत आई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर महंगाई में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की होती रही, कारोबार लोगों के मंदे का शिकार रहे। और इस तरह आप देखते हैं तो पेट्रोल की प्राइसेस पहले तो बहुत ज़्यादा हाई हुई, लेकिन अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन रुक चुकी है। इंपोर्ट में भी देखा जाए तो अब उस तरह तवाज़न नहीं है। बहुत से मसाइल हैं जो हम इन्हीं से पूछते हैं कि ताजर बरदरी हमारी क्या सोच रही है। और 8 फरवरी को इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और इस इलेक्शन के ऊपर लोगों का और ताजर बरदरी का कितना रोल होगा। HR कादरी, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। कादरी साहब, क्या कहेंगे? आप सारा दिन बिजनेसमैनों के साथ रहते हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ भी करते हैं। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल तो बिल्कुल ही मखदूश हालत में है, कोई इसमें बेहतरी नहीं आ रही। 8 फरवरी के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन वाले दिन क्या आवाम खुलकर अपना हक़ राय दे इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या मुआशी तौर पर बेहतरी आती हुई दिखाई दे रही है आपको? जी बिल्कुल, आपने बात की है कि 8 फरवरी के बाद 8 फरवरी से उम्मीदें तो बहुत सी वाबस्ता हैं, आम आवाम को भी वाबस्ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को भी है, मैन्युफैक्चरर्स को भी है, एक्सपोर्टर्स को भी है और ट्रेडर्स को भी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल अगर 8 फरवरी के हवाले से बात की जाए तो देखें कि सिर्फ पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में ना सिर्फ जो लोकली सतह पर जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर्स है या अवाम है, वो मामलात को देखती है। हमारे जो आप चूंकि जानते हैं कि ग्लोबल विलेज है, इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो अटैच है, सारी इकोनॉमी पूरी दुनिया की अटैच है। तो अगर बात की जाए पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की बात की जाए कि वो तरक्की किस तरह करेंगे, तो तरक्की का बुनियादी जो वजूहात होती हैं वो एक्सपोर्ट से रिलेटेड होती हैं कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो तरक्की करे, एक्सपोर्ट करे, एक्सपोर्ट जो की जाए उससे ज़र मुबादला पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर इलेक्शन से ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चरर्स या जो दीगर बाहर की दुनिया है, जो बाहर की दुनिया के सरमायादार हैं, वो इतने खुश दिखाई नहीं दे रहे। ये वाजे एक पैगाम है जो मुक्तदिर हल्के उनके लिए कि जो सरमायादार होता है, देखिए जो ताजिर है, जो ट्रेडर है, जो जिसके पास सरमाया है, उसने जब भी सरमाया लगाना होता है वो हमेशा उसके लिए उसको बुनियादी चीजें ये देखी जाती है कि उसके सरमाया जो वो लगा रहा है उसका कोई रिटर्न उसको हासिल होगा या नहीं होगा। तो इस वक्त जो अनसर्टेनिटी चल रही है, जो मुआशी तौर पर चल रही है, जो सियासी तौर पर चल रही है, तो आपको मैं वाजे बता दूं, हमारी दिन रात उनसे बात होती है, हम उनके साथ रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ रहते हैं, सरमायादारों के साथ हम बैठते हैं। आप यकीन करें कि एक खौफ का शिकार है और वो इस कदर खौफ में मुब्तला है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1-2 साल से उन्होंने कोई नई सरमायाकारी नहीं की। गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उसमें हमने देखिए बात चल रही है तो कहा जाता है कि फेवर या किसी के फेवर की, किसी के फेवर नहीं की। लेकिन एक आपको बात बताऊं कि देखिए, जर्नलिस्ट हमने तो जो सूरत हाल थी हमने वही बतानी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदम एतमाद की तहरीक लाने से पहले पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल इससे बहुत बेहतर थी और अब हम देख लें तजर्बाकार हुक्मरान भी है। आपको एक बात बताऊं, 2 साल में तबाही बर्बादी कर दी। उस वक्त हुआ क्या, मैं आपको एक ये देखिए आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ कि हमें तकरीबन जब वो हुकूमत चल रही थी, फैसलाबाद में एक दौरा किया, साबिक वजीर आजम ने एक दौरा किया, वहां पे फैसलाबाद में गए और वहां पे इंडस्ट्रीज की बात की कि इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लगाया जाएगा। आप बिलीव करें कि फैसलाबाद में मैं खुद वहां पे मैंने विजिट किया और मैं जिन जिन फैक्ट्रीज में वहां पर जितने भी यूनिट्स लगे हुए थे सन्नती, वहां पर गया, जो यूनिट्स बंद थे यानी कि गुज़िश्ता हुकूमतों में जो यूनिट्स बंद कर दिए गए थे, वो यूनिट्स के ऊपर उन्होंने वो लगाकर जो एक शीट्स होती है लोहे की, वो शीट्स लगाकर वहां पर उन्होंने काम शुरू किया और बैनर्स हर सड़क पर लगे हुए थे कि वर्कर्स की जरूरत है और वर्कर्स की बहुत बड़ी तादाद में जरूरत थी। और एकदम आपकी एक्सपोर्ट, आपको पता है कि जब कोविड आया था, कोविड के दौरान
भारत हो गया, चाइना हो गया, दीगर की तमाम की जो एक्सपोर्ट्स है वो बंद हो चुकी थी। तमाम ऑर्डर्स जो है वो पाकिस्तान को मिले थे। ये तारीख में पहली बार हुआ था कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो थी वो इस कदर बढ़ चुकी थी कि पाकिस्तान ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहा था। उस वक्त ये नहीं कि वर्कर्स की इतनी अशद जरूरत थी, और हुकूमत ने भी ऐलान किया कि चले वो जो लॉकडाउन है वो स्मार्ट लॉकडाउन किया जाए। उसके बाद वो बहुत एक मामलात इस तरह ग्रो अप कर गए, सारी चीजें बहुत तरक्की की तरफ चली गई। फिर देखिए सरमायादार जो है ना वो, देखिए मैंने बात की थी कि खौफ का शिकार, अगर वो खौफ में मुब्तला होगा, कोई भी सरमायाकारी, आप देख ले अपना घर का बजट नहीं, तो बनाएंगे मैं अगर आपकी बात से समझा हूं कि साबका दौर इस दौर से बहुत बेहतर था और उसके अंदर जो ताजर बरादरी थी वो खुश थी। अब आप क्या देख रहे हैं कि अदम एतमाद के बाद जब निगरान हुकूमत आई है, इसमें भी वो टेक्नोक्रेट बड़ा तजुर्बेकार लोग बैठे हुए हैं, और आपको पता है हमारे वजीरत सनत व तिजारत कौन लोग बैठे हुए हैं। अगर वो चाहते तो निगरान सेटअप के अंदर भी ताजरों को कुछ सहूलियात फराम करके पाकिस्तान के अंदर बिजनेस को तेजी में ला सकते थे। नहीं नहीं, देखिए निगरान सेटअप के अंदर क्या हुआ है, मतलब आप इस निगरान सेटअप की अगर बात की जाए कि निगरान सेटअप आएगा, तो निगरान सेटअप बहुत सी, उनको तो ये वहां से जो पार्लियामेंट से वहां पे उनको ये तक दे दिया गया था कि वो कानून साजी भी कर सकते हैं सरमायाकारी के हवाले से। ये वाहिद निगरान हुकूमत है सर जो इख्तियार दिए गए, जिसको पूरे इख्तियार दिए गए। काबिल साहब आप देखिए ना, आप भी देखिए, जर्नलिस्ट है, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने पूरी जिंदगी इन तमाम मामला को देखते हैं कि उनको इख्तियार दिए गए। लेकिन बात यह है कि इख्तियारात देने से क्या मामलात दुरुस्त हुए? क्या सरमायाकारी पाकिस्तान में आई? क्या कोई वो कंपनियां पाकिस्तान में नहीं आई? आप बिलीव करेंगे कि पाकिस्तान में जब निगरान हुकूमत आई है, निगरान हुकूमत से पहले जो सेटअप चल रहा था, जो एक ग्रैंड अलायंस जो चल रहा था पाकिस्तान में, आप बिलीव करें कि जितनी कंपनियां थी वो सारी कंपनियां यहां से, बजाय कि वो अपनी नई सरमायाकारी करती, वो कंपनियां यहां से चली गई, वो अपना सरमाया लेकर चली गई। उन कंपनियों ने अपने सेटअप्स बंद कर दिए। आप ये लास्ट अभी अच्छा कादरी, ये पूछना चाहूंगा, सुनने में आ रहा था कि टोयोटा, सुजुकी, होंडा, इन सब ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो अपनी असेंबलिंग है, वो किसी हद तक कम कर दी हुई है और इनकी वो डिमांड्स कम हो चुकी हैं। देखिए मेरी बात हुई जो लोकल हमारे दो तीन इश्यूज हैं कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो हर सेक्टर को हम चाहते हैं कि तरक्की करे। मैंने बात की जो लोकल हमारे जो गाड़ियां बनाते हैं, रोड प्रिंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो गाड़ियां यहाँ पे मैन्युफैक्चर करती है। वो उन्होंने अब इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो जो अब दुनिया चूंकि इलेक्ट्रिक पर जा रही है, वो उस पर भी आ रहे हैं। मैंने उनसे जब बात की तो मैं टोयोटा और उनका भी बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले कि देखें उनसे लोकल जो मैन्युफैक्चरर थे उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे वाजे के बताया कि देखें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो तकरीबन आपकी सबसे इस वक्त जो ये रीजन है इसमें हाई चल रही है। आप देखिए आपका कंपटीशन आप किससे करेंगे? आप कंपटीशन करना चाहेंगे तो आप भारत से कंपटीशन करेंगे, आप कंपटीशन करना चाहेंगे तो आप चाइना से करेंगे, आप कंपटीशन करना चाहेंगे आप मलेशिया, इंडोनेशिया या जितने भी आपके रीजन में ममालिक है। मुझे एक सवाल का जवाब दें कि क्या आप भारत से आप कंपटीशन कर सकते हैं? भारत में जो इस वक्त जो टोयोटा की यहाँ पे प्राइस यहाँ पे चल रही है, अगर 1 करोड़ चल रही है, वहां पर वही टोयोटा जो गाड़ी है वो आपको मिलती है तकरीबन 6-7 लाख रुपए में। इन्फ्लेशन की ये हद है कि यहाँ पर एक जो टोयोटा आपको यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहा है वो कहता है कि मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ पार्ट्स। तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग के जो जितने भी यूनिट्स लगे हुए हैं उनका रॉ मटेरियल जो है वो वहां से इंपोर्ट किया जाता है पूरी दुनिया से, चाहे वो लोहे की शक्ल में हो, चाहे इंजन हो, चाहे कोई भी मामला हो, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। हमारा शुरू से मामलात हमने देखे, जब इस्लाह की जाती है ना तो बहुत सी, आप अगर घर में भी इस्लाह करते हैं तो एक एक चीज को देखते हैं कि उनमें मामलात मसाइल क्या थे। बिल्कुल, हम अपनी गलतियों की निशानदेही करते हैं, गलतियों का इजाफा करते हैं, फिर बेहतरी लाते हैं। बिल्कुल, ये देखें कि वो मैन्युफैक्चरर जो है इंडस्ट्री के, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, वो कहते हैं कि देखिए हम लोकल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे, मतलब महंगाई की रेशियो इस कदर बढ़ चुकी हुई है। अभी IMF ने दोबारा कह दिया हुआ है कि जी लेवी के ऊपर, वो पेट्रोलियम लेवी के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, तो मजीद पेट्रोल की प्राइस बढ़ेंगी। देखिए आप कह सकते हैं, या एक अमीर बंदे, शायद आप अमीर हो, आप कह सकते हैं कि जी पेट्रोल की प्राइस बहुत कम है, लेकिन एक आवाम के लिए, एक आम आदमी के लिए जो कि मजदूर तबका पेशा लोग हैं, उनके लिए पेट्रोल जो है 260 रुपए का मिल रहा है। 260 एक बहुत बड़ी प्राइस है, मतलब आपका डेली की इनकम 1000 रुपया होगा। इसी तरह ये जो देखिए कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है जो पाकिस्तान की लोकल है, वो कहते हैं कि देखिए जी कॉस्ट इस कदर बढ़ चुकी हुई है कि वो जो यूनिट्स थे जो बना रहे थे, उन यूनिट्स को बंद करना पड़ा, मुलाजमीन को तमाम निकालना पड़ा। चलिए बहरहाल अब देखें जो हमारे जो बड़े ब्रांड्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की तमाम इकोनॉमी को, मामलात को देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में, उसकी जो डाटा है वो देखिए नवंबर 2023 का मेरे पास डाटा मौजूद है उसका, कि सुजुकी के
जो एक बड़ा ब्रांड है सुजुकी, एक बहुत मोतबर पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसके सिर्फ नवंबर 2023 में 35,000 जो यूनिट्स जो है वो सेल हुए हैं। 35,255 गाड़ियां उनकी सेल हुई है, और उनकी सेल जो गिरी है, यानी कि जो सेल पिछले सालों से जो कम थी, वो सेल थी तकरीबन 69% उनकी सेल कम हुई है। इसी तरह अगर टोयोटा की बात की जाए, तो टोयोटा ने नवंबर 2023 में 19,311 गाड़ियां बेची है, और उनकी सेल जो है वो 62% कम हुई है। होंडा की अगर बात की जाए, होंडा एक बहुत पूरी दुनिया में जाना माना ब्रांड है और पाकिस्तान में बहुत लाइक किया जाता है। उसकी अगर सेल की बात की जाए तो उसने 9,760 गाड़ियां जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, और उसकी सेल गिरी है 66% उसकी सेल गिरी है। इसी तरह हुंडई की बात की जाए तो उसकी 8,407 यूनिट्स जो है वो सिर्फ सेल हुए हैं, 31% उनकी सेल भी कम हुई है। देखिए, अब नया सरमायाकार है, नया सरमायादार है, वो क्यों कर पाकिस्तान में यूनिट्स लगाएगा या सरमायाकारी करेगा कि वहां पे उसको रिटर्न ही नहीं मिल रहा। आपकी प्राइस देख लें, गैस की प्राइस, अब ये जो IMF का लास्ट टाइम इनका मुआहदा हुआ है उसमें ये कहा गया कि गैस की प्राइसेस को बढ़ाया जाए, तो गैस की प्राइसेस तकरीबन 600% जो है वो सुनने में आ रहा है कि वो बढ़ाई जाएंगी। पेट्रोल की प्राइस मजीद बढ़ाई इस दफा जाएगी। जो लोगों को घरों में गैस के बिल आए हैं वो दुगने चुगने लगाकर दिए गए हैं, भेजे गए हैं। दूसरा, बिजली महंगी, तेल महंगा, गैस के जो बिल हैं वो दुगने चुगने हो चुके हैं। तो महंगाई तो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मुझे बताएं, इस सूरत हाल के अंदर ताजर बरादरी क्या सोच रही है, वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनके सामने क्या हाल है इस चीज का? देखिए, बात पता है कि अगर महंगाई की बात करें तो माजरत के साथ पाकिस्तानी कौम से भी माजरत के साथ अगर वो ये सोच रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद हालात बदल जाएंगे, और ताजिर बरादरी देखें जो सोच रही है, जो ताजिर बरादरी भी हम अवाम में से, आम आदमी में से है, तो बात ये कि जो सब सोच रहे हैं कि 8 फरवरी ठीक है, वो 8 फरवरी तक एक इलेक्शंस होंगे, एक मामला चलेंगे, लेकिन अगर वो कोई भी ये सोच रहा है कि हालात बदलेंगे, हालात एकदम सेट हो जाएंगे, मुआशी तौर पर जो है वो बहुत रेल पेल हो जाएगी मईशत की, तो इस तरह होगा नहीं, इस तरह हरगिज नहीं होगा। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। देखिए, आपने जो लास्ट जो नुकसान किया ना आपने, मतलब कि एक हुकूमत खत्म हो गई, उसके बाद जो ये सेटअप, निगरान सेटअप भी एक बहुत तवील मुद्दत तक चला है। ये जो आपने प्रेसिडेंट सेट किए हैं ना, जो मिसालें आपने पूरी दुनिया के लिए कायम की हैं, आप यकीन करें, पहले आप पे सरमायादार आप पे बिलीव तो पहले भी नहीं कर रहा था। कौन सा सरमायादार था? मतलब आपने मिन्नते तरले कर करके आप कब से लगे हुए? आप 2013 से सरमायादारों की वो सरमायाकारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आ जाए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए आप बिलीव करें, आप रिपोर्ट्स उठा के देख लें कि जितने सरमायाकार आए थे, जितने लोकली सरमायाकारों को देख लें। आप सारी चीजें छोड़ें, आप जो ये जो मतलब के प्रॉपर्टी सेक्टर को देख लें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रेशो को देख लें, क्या चल रही है यहाँ पे। आप फिर पॉलिसी, आप एक नया टैक्स लगाने जा रहे हैं उनके ऊपर, एक नई वो टैक्स के उसमें शामिल करने जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे हमारा जो सनतकार था, मोस्टली जो ज्यादा 70% जो है वो मैन्युफैक्चरर था, वो कहता था कि जी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, नए नए जो वो सेक्टर्स बनने चाहिए, नई जो स्कीम्स बननी चाहिए, नई हाउसिंग स्कीम्स को लॉन्च होना चाहिए। आपने मतलब हर एक सेक्टर की तबाही की, और तबाही करने के लिए आपने बकायदा उसके लिए वर्किंग की, ना कि किसी चीज को बढ़ाया जाए। आप हर एक चीज में तबाही लेकर आए। सरमायाकार जो भी आए उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, वो सरमायाकारी उन्होंने आके अगर स्टार्टअप लगाना भी चाहा तो वो सरमायाकार निकल गया। देखिए, चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद होता है और आज एक सुपर पावर है, अगर अनाउंस कर दे तो मुआशी तौर पर तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो वो क्या देखते हैं कि अगर एक तरफ ही उनकी थोड़ी सी बढ़ोतरी हो रही है तो उसको कहीं ना कहीं रोक लेते हैं, वो पूरा बैलेंस रख के अपने मईशत को चला रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब सरमाया आता है तो रियल एस्टेट में घुस जाता है, सरमाया आता है तो हम किसी और जगह पे लगा देते हैं। अब ग्वादर जैसा शहर हम प्लान कर रहे थे, सीपैक्स चल जाता, सरदकार आते या इंडस्ट्रियाँ लग रही होती तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता था। पाकिस्तान को वसाइल की कोई कमी नहीं है, बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है उसका। काजी साहब, माजरत के साथ एक ना वो रियल सेक्टर के हवाले से बात की जाती है, और माजरत के साथ मैंने लास्ट टाइम जो बहुत से दोस्तों को जो हमारे इकोनॉमी को मामलात को जानते भी हैं, जो सन्नतकारों के साथ जो मुआशी तौर पे तजिया भी करते हैं, उनको सारों को देखिए, आप किसी सेक्टर को तबाह मत करें, आप किसी सेक्टर की तबाही का बाइस तो ना बने ना, कम से कम। देखिए, आप अगर बात कर रहे हैं नेशनल टीवी पर, आप सोशल मीडिया पर आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग जानते हैं, तो आप जब बात कर रहे होते हैं ना किसी भी सेक्टर के हवाले से, आपने रियल स्टेट सेक्टर को आपने लास्ट टाइम तबाह कर दिया।
इन लोगों ने किया। ये कहते हैं जी जो भी आता है वो सरमायाकारी यहाँ पर करता है। भाई पूरी दुनिया में आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, आप अमेरिका चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप किसी भी जो जो तरक्की याफ्ता मुमालिक है आप उनमें चले जाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखकर आप ये अंदाजा करते हैं ना कि देखिए इस मुल्क ने तरक्की की है। तो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं बनाने दे रहे? नहीं तो अब सर, बात आपके देखिए, जितने अब चैम्बर के मेंबरान है, मैंने देखिए, ताजरों को, हर बिजनेसमैन को देखा है, उनके लिए सबसे महफूज सरमायाकारी रियल एस्टेट सेक्टर में होती है। वो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। आप मुझे बताएं, आपकी एक्सपोर्ट नहीं हो रही। आपने शुरू में बात की मैन्युफैक्चरिंग, हमारी लागत इतनी बढ़ गई है, हमारी कास्ट इतनी बढ़ गई है, तो हम किसी से मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। नहीं नहीं सर, देखिए मेरी बात सुने आप, काजी साहब, आप दो चीजों को देखें, दो चीजों को आप अलग करें। अब आप देखिए कि आप भी वो बात करें कि देखिए रियल स्टेट सेक्टर में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या सरमायाकारी उन्होंने वहां पर कर दी, ठीक है, वो एक उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। मैं इसके बहुत मुखालिफ हूं कि जो सरमायादार हैं वो बजाय सन्नतें लगाने के वो रियल स्टेट सेक्टर में जमीनें खरीद कर वो रख लेते हैं कि जमीनों की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और वो। लेकिन एक दूसरा भी इसका पहलू है। देखिए एक दूसरे पहलू पर भी अगर जाए ना, तो पाकिस्तान की जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरर किस तरह सर्वाइवल करता है? उसका सर्वाइवल किस तरह है? आप बिलीव करें कि पाकिस्तान का जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उसका सर्वाइवल, उसके साथ जो करोड़ों लाखों जो लोग वाबस्ता है, उनका सर्वाइवल जो है वो इसी रियल एस्टेट सेक्टर से है। अच्छा। आप देख लें, आप जो एक मैन्युफैक्चर कर रहा है, फर्नीचर मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो फर्नीचर कहाँ पे जाएगा? घर में। वो ऑटोमेटिकली वहां पे जाएगा। आपका प्लास्टिक का देखिए, आपकी प्लास्टिक एक बहुत बड़ा सेक्टर है आपका, प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हैं। आलमी सतह का यहाँ पे प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, पाइप बनते हैं, बहुत सी प्लास्टिक की चीजें बनती है, वो कहाँ पे जाएगा? आप कहाँ पे लगाएंगे? आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी एक्सपोर्ट करने के लिए जाए, आपकी पॉलिसी नहीं है। आप एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी कंटेनर तैयार करता है, उसका कंटेनर जो है वो यहां से निकल नहीं सकता, उसके ऊपर एग्जाम्पशंस इतनी लग जाती है, उसके ऊपर पॉलिसीज इस तरह की लग जाती है, SROs इस कदर बनाए गए हैं कि कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। वो लोकल मैन्युफैक्चरर जाएगा कहां पर? देखिए हाउसिंग सेक्टर अगर बना है पाकिस्तान में, हाउसिंग रियल स्टेट सेक्टर जो बना है, उसने अगर तरक्की की है, बहरिया टाउन में कोई अरबों खरबों घर बने हैं, लाखों घर तो बने होंगे। लेकिन वो सरमायाकारी बाहर से आई है, यहाँ से सरमाया बाहर नहीं गया। उसमें जो सामान लगा। अच्छा मुझे बताइएगा, इस वक्त डॉलर कहाँ पर स्टेबल है? और ये कहने जा रहे हैं कि अगर मुआशी इस्तेहकाम आ जाता है, सियासी इस्तेहकाम भी आ जाता है, तो फिर डॉलर हाथ से कंट्रोल से निकल जाएगा और डॉलर की प्राइस जो है वो अल्लाह ना करे 400-500 तक पहुंच जाएगी। डॉलर देखिए इस वक्त तो 280 पर चल रहा है, तो तकरीबन हमारी 348.3 बिलियन जो डॉलर हमारी GDP चल रही है। लेकिन बात पता कि हमने जो तमाम मामला है ना, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि हम, आपने एक मुहावरा सुना होगा, वो एक हकीकत भी है कि वेंटिलेटर पर जो सिस्टम या तुक्का लगा के जो पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है ना, वो तुक्का लगा के हर एक चीज में ना, हर एक चीज में हमने सिस्टम को जुगाड़ ये जुगाड़ चलता है। जुगाड़ आपने देखिए, हर एक सिस्टम को आपने मसनूई तौर पर आप चला रहे हैं। कोई उसमें देखें, एक ना जो इकोनॉमीज चलती हैं, इकोनॉमीज के लिए बकायदा एक वर्किंग होती है, बकायदा एक उसके लिए प्लानिंग होती है, बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है। आप बिलीव करें, पाकिस्तान में अक्सर सवाल किया जाता है, आप मेरे से सवाल करें कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है, तो आप सवाल ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आइंदा फरवरी के इलेक्शन से आपने उम्मीदें लगा ली, तमाम कौम ने उम्मीदें लगा ली, तमाम सियासतदानों, ट्रेडर्स ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उम्मीदें लगा ली कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे उसके बाद क्या होगा। अब देखें, आप थोड़ा माजी अपना तो देखें कि आपने पॉलिसी क्या बनाई, आपने होमवर्क क्या किया, आपने जो SME सेक्टर है उसको ग्रो अप करने के लिए क्या किया, आपकी जितनी भी आपकी मईशत आप चला रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी आपने मसनूई तौर पर की है। ये प्रॉपर कोई इसका वो मतलब एक कहा जाए ना कि एक प्रॉपर निजाम चल रहा है, प्रॉपर निजाम ये नहीं है। आप हर रोज आना एक नई जुगाड़ लेकर आ जाते हैं मार्केट में, आप हर रोज एक नए सरमायादार को मतलब एक बेचने के लिए, एक जुगाड़ लगाने के लिए उसको एक कहानी सुना देते हैं। वो आता है, जब हकीकत देखता है तो यहाँ से सारे भाग जाते हैं, जो यहाँ पर कर भी रहे हैं वो भी भाग रहे हैं। आप बिलीव करेंगे, आप डाटा उठा के देख लें, गुज़िश्ता 1.5-2 साल में। आप आखिरी बात मुकम्मल कर लें, मैं इसको बाद क्लोज करता हूँ। जी बिल्कुल, देखें अगर अब सूरत हाल देखी जाए ना, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या जो सरमायादार है वो एक ही चीज चाहता है कि
पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को तरक्की की राहों पर गामजन करना है, पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की राहों पर लेकर चलना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो देखिए सीरियसनेस बहुत जरूरी है। आपको अभी ये लफाजी जंगों से, लफाजी जो दावे हैं उनसे बाहर निकल कर ना सीरियसनेस एक उसका मुजाहरा करना पड़ेगा। आप बात कर रहे हैं ना कि कम्पीट करेंगे, हम इंडिया को कम्पीट करेंगे, उसके साथ हम मैन्युफैक्चर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, आप नहीं कर सकते। आपकी जो मतलब जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, आपकी जो कॉस्ट आपकी मैच ही नहीं करती। अब चाइना जो है वो एक गाड़ी अगर आपको 10,000 की बना के दे रहा है या लाख रुपए की बना के दे रहा है, वही गाड़ी आप तकरीबन 20 लाख की या 1 करोड़ की बना के दे रहे हैं, क्योंकि आपने इंपोर्ट करना है रॉ मटेरियल। आप जाके वहां पे जितने पोर्ट्स हैं वहां पर देख लें, इंपोर्ट पर हर किस्म की उन्होंने पाबंदी आयद कर दी, मसनूई तौर पर सारी चीजें रोकी हुई है ना। देखिए लोकल सतह पे अगर आप करना चाहिए, तो मतलब आप कह रहे हैं कि आप सबको सर जोड़कर बैठना है, एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है, तब जाकर हम इस मुआशी बहरान से निकल सकते हैं। हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पॉलिसी की। लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेरे ख्याल से अब अल्फाज हमें तब्दील करना पड़ेंगे। जो ये बाबुओं वाले अल्फाज है ना, ये भी मेरे ख्याल से अब जो सारे तजियाकार हैं उनको भी बाबुओं वाले अल्फाजों से बाहर निकलकर समझाना पड़ेगा। मुझे नहीं लग रहा कि कोई जो हुकूमत में बैठे हुए हैं, जो फैसला साज हैं, जो मुख्तदिर हल्के हैं, उनको जो इस तरह के बाबुओं के अल्फाज में समझ आए, चूंकि वो पेपर वर्किंग जो चल रही होती है वो आज तक उस पेपर वर्किंग का कोई भी नतीजा निकल नहीं सका। देखिए साफ अल्फाज में मैं बता रहा हूं कि देखिए अगर आपने इकोनॉमी को दुरुस्त करना है उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 10 साल के लिए एक इकोनॉमी का एक मैप बनाना पड़ेगा। आप 10 साल के लिए, कम से कम 10 साल के लिए आप एक्सपोर्ट की एक पॉलिसी बनाए, आप इंपोर्ट के हवाले से एक पॉलिसी बनाए, आप एसएमई के हवाले से पॉलिसी बनाए कि एसएमई जो सेक्टर है। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। एचआर कादरी ने बिल्कुल आखिर में जो बात कही कि हमें साल का प्लान करना है, तमाम आवाम को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम हुक्मरानों को मुशावरत करनी होगी, क्योंकि हमारे कायदे-आज़म ने कहा था काम काम और फिर काम, लेकिन मैंने देखा उस असूल को चाइनीज़ ने पसंद किया। आज 5 फरवरी है और हमने देखा आज भी हमने छुट्टी का दिन मनाया, लेकिन जिनसे इजहार यकजहती करनी थी वो नहीं हम कर रहे। तो हमने काम को अपनाना है। हम जितना दिन रात काम करेंगे, और चाइनियों ने दिन रात काम करके आज वो सुपर पावर बन चुके हैं, आलमी ताकत बन चुके हैं, और हम देख लें, हम देखा जाए तो बांग्लादेश से भी बहुत पीछे रह गए हैं। हमारे हुक्मरानों को अब कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी है। गवर्नमेंट बदलती रहे, आती रहे, नए हुक्मरान आते रहें, लेकिन पॉलिसियों का तसलसल जारी रहे। आज के प्रोग्राम से इतने, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।